हेलो एवरीवन। माय नेम इज अंकित सिंह और फिर हम अपने उस चैप्टर के थर्ड पार्ट में वीडियो के चुके हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपातकाल की घोषणा। देखिए, इससे पहले जो बात हुई थी इस चैप्टर में वो हुई थी कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में कैसे संघर्ष हुए थे। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि न्यायपालिका और जो सरकार थी वो आपस में काफी वाद विवाद और मसले पैदा कर ली थी और लोकतंत्र के मुद्दे पर और संविधान के संशोधन के मुद्दे पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगा था। अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो भूमिकाएं बन रही थी, ये जो परिस्थितियां बन रही थी, ये आपातकाल को जन्म देने का काम कर रही थी। देखिए, सरकार के पास आपातकाल समझ लीजिए होता क्या है। पहले प्रॉपर सरकार कोई भी काम करने जाती है, उस काम के लिए उसको संविधान से सलाह लेनी होती है, अर्थात संविधान उनका मार्गदर्शन कर रहा होता है। अब देखिए, सरकार को जब विषम परिस्थितियां नजर आती हैं तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात बताया गया है, जो सरकार इसका इस्तेमाल करके देश की परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है वापस। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा आपातकाल को कहा जाए तो वो राज्य स्तर पे होगा और तीसरा आपातकाल वित्तीय स्तर पे होता है। वित्तीय स्तर का आपातकाल अगर लगाना हो तो समझ लीजिए कि पेंशन, पैसे ये सब रोके जा सकते हैं, चांसेस हैं। राज्य के आपातकाल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का शासन लगेगा और राज्य की जो भी सरकारें होंगी उनका कंट्रोल केंद्र में चला जाएगा, यानी सेंटर के पास। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है वो पूरे देश स्तर पे आपातकाल है। केंद्र सरकार सारे राज्यों के सरकारों को अपने अधीन नियंत्रण में रखी है, काम नहीं कर रही है उनका, उनसे काम करवा रही है। अब वो कानून जो बनाना है, जितना अधिकार सरकार देगी उतना ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, इस आपातकाल के दौरान इंसान जो नॉर्मल नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये जो मौलिक अधिकार उनको दिए जाते हैं वो भी छीने जा सकते हैं। आगे चल के बताऊंगा कि आपातकाल में 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि रहते हैं, बने रहेंगे। बाद में वो कैसे हटाए जाएंगे, नहीं हटाए जाएंगे, वो संविधान की सूची का विषय है और हम क्लास 11th की पॉलिटी में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे और परिस्थितियां बनने के बाद हुआ क्या। देखिए, 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। देखिए, अवैधानिक का मतलब होता है, इंग्लिश में कहिए इल्लीगल, यानी कि वो कानूनन रूप से ठीक नहीं था। अब बात समझिए, 12 जून 1975 की बात चल रही है और इसी साल लगने वाला है आपातकाल। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय, यूपी का जो हाई कोर्ट होता है, लगभग हर राज्यों के पास अपने हाई कोर्ट है। जो हाई कोर्ट यूपी का है वो इलाहाबाद में है और इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा। आगे बताएगा कि क्यों ऐसा किया उन्होंने और कैसे ये बात प्रूफ हो गई। अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जगमोहन लाल सिन्हा थे न्यायाधीश और इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और इन्होंने कहा कि ये इंदिरा गांधी जो लोकसभा के चुनाव जीत के गई हैं, छात्र सांसद के रूप में वहां जो बैठी हुई हैं लोकसभा में, वो अवैधानिक हैं, यानी कि वो सही तरीके से जीत के नहीं गई हैं, चुनाव में गड़बड़ी करके गई हैं। ये देखते हैं कि क्या गड़बड़ी उन्होंने कहा है। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक याचिका, चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। ध्यान से सुनिए, एक नेता थे जिनका नाम था राजनारायण। उन्होंने एक याचिका डाली कोर्ट के सामने, उसको बोलते हैं पीआईएल। पीआईएल जब उन्होंने दायर की, चुनाव के बारे में दायर की कि इंदिरा गांधी ने कुछ गलती की है इस चुनाव में। आगे उसी लाइन में लिखी हुई है क्या गलती है। फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि किसने याचिका डाली है, तो वो है राजनारायण। और राजनारायण एक समाजवादी नेता थे और मैंने कहा हुआ है कि ये जितने भी वादी जो शब्द लगे हुए हैं, ये एक विचारधारा होती है और ये सारे विचारधाराओं की मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चाहे वो समाजवादी हो, पूंजीवादी हो या फिर मार्क्सवादी हो, जितनी विचारधाराएं हैं सब अलग से मैं एक वीडियो में कंटेंट में लेके आऊंगा। तो देखिए राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में ये सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। यानी जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, जैसे नरेंद्र मोदी सांसद है हमारे वाराणसी के, उसी तरीके से कोई विपक्ष का कोई इंसान वाराणसी से चुनाव लड़ ले और उसको चुनाव में गड़बड़ी नजर आ जाए, तो वो हाई कोर्ट के सामने जाके इस बात का याचिका दायर कर सकता है कि नरेंद्र मोदी ने गलती से या गलत तरीके से चुनाव जीता है। तो यहां भी कुछ ऐसी ही बात चल रही है। अब याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। तात्पर्य समझिए कि जो इंसान याचिका दायर कर रहा है वो क्या बता रहा है कि इंदिरा गांधी ने सरकारी लोगों का इस्तेमाल किया खुद को जीतने के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे थी तो उनकी लोकप्रियता हाई थी। जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार के लगभग लगभग हर जितने भी गाइडेंस आएगी, जो भी चीजें बताई जाएंगी उसको फॉलो करना उनकी मजबूरी होती है, उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो कर्मचारियों पर उनका प्रभुत्व इतना ज्यादा था कि अपने कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने अपने जीतने के लिए आने वाले चुनाव में इस्तेमाल किया। अब देखिए होता क्या है, उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनन इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। देखिए टाइम पीरियड निर्धारित होता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको अगर मैं ले चलूं कि कोई भी इंसान, मान लीजिए लोकसभा में 545 सीटें हैं और 543 सांसद चुन के गए। 543 सांसद अगर चुने गए हैं, हो सकता है कि कोई एक सांसद मर जाए, भाई उनकी अवस्था ज्यादा हो सकती है। अगर वो सांसद मर गया तो क्या उस जगह के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा लोकसभा में? करेगा ना। अगर करेगा तो ये बात समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या तब फिर से इलेक्शन कराए जाएं इतने लोगों के। तो भाई एक सीट पे जब कोई वो सीट रिक्त हुआ है तो उस सीट पे चुनाव करा दिया जाना चाहिए। ये विधानसभा में भी इस बात का चलता है। अच्छा, अभी फिलहाल में बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से एक विधायक थे जो कि वर्तमान के लोकसभा चुनाव में जीत के सांसद बन गए हैं, तो वो सीट रिक्त है। 6 महीने के भीतर उस चुनाव को करा के अरेंज करके ले जाना होता है, उस सीट को भरना है, क्योंकि वहां की जनता के लिए भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होगा। तो इंदिरा गांधी को 6 महीने तक, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, 6 महीने का अवसर है उनके पास, तो वो कहीं से जीत के आ जाए लोकसभा में तो वो फिर प्रधानमंत्री की अपनी कार्यावधि को कंटिन्यू कर सकती हैं। इसी तरीके से इनको कहा गया कि अगर ये 6 महीने के अंदर दोबारा सांसद नहीं चुनी गई, निर्वाचित नहीं होती है, बस इनको हटा दिया जाएगा। अब देखिए 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगन स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। ध्यान से सुनिए, बहुत सारी बातें इसमें कह दिया। पहली बात तो ये बोला कि 24 जून को 1975 को सर्वोच्च न्यायालय के पास ये बात चली जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट का माई बाप। अब इतना समझिए, अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, उस फैसले को काट कौन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। बदल सकता है, काटने की कोशिश नहीं करते, वो बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो न्यायालय है और न्यायाधीश है वो आपस में एक बहुत अच्छा संबंध साझा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाने की ज्यादा कोशिश नहीं रहती। तो यहाँ उच्च न्यायालय ने 12 जून को दिया है, 24 जून यानी ठीक 12 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय इस पे तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। और इस तौर तरीके को देखते हुए उच्च न्यायालय के इस फैसले को उसने आंशिक स्थगन देश सुनाते हुए, यानी कि उसको रोकते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को, यानी ये जो फैसला है, इसको लेकर अपील की सुनवाई नहीं होती, मतलब जो अपील सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई मुद्दा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों पक्ष को ये मौका बनता है कि आप उच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं उस केस को। अगर उच्च न्यायालय में भी आप हार जाते हैं तो आपको सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का
पूरा पूरा अवसर दिया जाता है। तो सरकार जो हारी है वो सर्वोच्च न्यायालय तक अपना मुकदमा लेके जाएगी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय था वो इस बात से इस फैसले को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। तो उन्होंने कह दिया कि इस जो चुनौती आई हुई है, जब तक इसकी कार्रवाई पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होती, ये सांसद बनी रहेंगी। मतलब अब खारिज जो कर दिया था उसने, वो खारिज अभी नहीं हुआ है। जब सुन लेंगे, पूरी बात हो जाएगी, तब जाके खारिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे अभी डिस्कशन चलेगा। लेकिन कहा कि इस फैसले की भी इज्जत रखनी है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कुछ बोला है तो बेवकूफ तो है नहीं। तो तब तक ये लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगी, यानी उसमें भाग नहीं लेंगी। अब इस बात को समझना है कि कोई इंसान प्रधानमंत्री के पोस्ट पे तो है, पर क्योंकि उस पे केस चल रहे हैं या उसके होने ना होने पे केस चल रहा है, उसके वजूद पे केस चल रहा है, तो वो लोकसभा में शामिल नहीं हो रहा है, यानी कार्रवाई में सदस्य नहीं रहेगा, वो एब्सेंट रहेगा उस जगह पे। कोई भी कार्रवाई में जैसे वोटिंग होती है तो वो वोट नहीं करेगा। इंदिरा गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आगे चलते हैं। अब संकट में सरकार फैसला देखो किस तरीके से आता है कि कैसे आप बात घूम रही है। इंदिरा गांधी के वजूद पे ये सवाल है। आगे देखते हैं होता क्या है। देखो, अब बात आएगी जो कि संकट और सरकार का फैसला। जैसे ही संकट देश में गंभीर होता जाएगा, सरकार सबसे पहला जो संविधान में आसानी से हैंडल करने का रास्ता बचा हुआ था, उसी को अपनाना चाहेगी। देखते हैं कैसे अपनाती है। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग थे विपक्ष के, वो अलग अलग आंदोलनों को हवा देके आंदोलन की हाइट बढ़ा दिया था। यानी उसका क्षेत्राधिकार लगभग पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहा था। अब देखिए यहां क्या होगा कि एक तरफ न्यायपालिका ने इनको हटा भी दिया, कह दिया कि ये अब लोकसभा में भाग नहीं ले पाएंगी। अब और माहौल इनके खिलाफ बन रहा है। जो विपक्ष में नेता इनके खिलाफ में खड़े हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो है जयप्रकाश नारायण। अब देखिए जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। जाहिर सी बात है, अगर वो लोकसभा का हिस्सा नहीं है, उनपे इस तरीके का मुकदमा चल रहा है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी मांग विपक्ष आराम से कर सकती है। और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इसलिए कर रही थी क्योंकि उस समय के सबसे उभरते हुए जो नेता थे वो जयप्रकाश नारायण थे। अब देखिए होता क्या है, इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। देखिए 24 जून को फैसला आ रहा है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक अगले दिन इन्होंने कहा दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन शुरू कर दिया। और फिर होता क्या है, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह यानी पूरा राष्ट्र एक सत्य की तरफ बढ़ेगा, सत्य के लिए आग्रह कर रहा है। ठीक है। और देखिए जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। अब ध्यान से सुनिए, कोई विपक्ष का बहुत बड़ा नेता जो लोकप्रिय हो चुका है, जनता पूरा समर्थन दे रही है, साथ में जो सत्ता पर काबिज है उस पे केस चल रहा है कि कभी भी ये हट सकता है, दो लोग ऐसे पक्ष में हो, इधर सरकारी कर्मचारी ये इंतजार कर रहे हो कि सत्ता किधर जाएगी, ये पता नहीं चल पा रही। और इस अवस्था में ऐसा बड़ा नेता जो प्रदर्शन कर रहा है और बहुत बड़ी भीड़ हो चुकी है उसके पास, वो क्या कहता है कि सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारी ये तीनों सरकार की बात न सुने क्योंकि वो अनैतिक कर रहे हैं। उसने कहा कि सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करे, जबकि कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो आईएएस अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, उनको साफ साफ शब्दों में कहा जाता है कि वो अपने हेरिडेटरी को फॉलो करेंगे, ऊपर से आए हुए आदेशों का पालन करेंगे और समय सीमा के अंतर्गत पालन करेंगे। जवाबदेही उनकी बनती है। पर यहाँ विपक्ष पार्टी जो कि जीतने जा रही है वो इस तरीके का आह्वान कर रही है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ी सेना ही इस बात को मानने से इनकार कर देती, तो लोकतंत्र की बजाय तुरंत सेना का शासन चलने लगता, देश में अस्थिरता का माहौल बन जाता। सरकार पूर्णतः गलत नहीं हो सकती। यहां देखिए किस तरीके से अब शुरू होंगे माहौल।
इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का आदेश पैदा हुआ, अंदेशा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम करने लगता है, अभी कुछ ही देर पहले चल रहा था कि पेंशन रोका हुआ था, और पेंशन रोके थे तो क्या हुआ था कि कर्मचारी अपने आप आंदोलन और अनशन पे बैठे हुए थे। यहाँ अलग मांग हो रही है कि अब तो आदेश का पालन भी मत करो। अरे आंदोलन और अनशन अलग चीज होती है, लेकिन आदेश का पालन ना करने का मतलब है आप विरोध का प्रदर्शन करवाना चाह रहे हैं। कल को सेना के हेड कहें कि आप ये काम कीजिए, पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी है, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, आपको लेके जानी है तो जाओ। तो ये तो बाईपास होने लगेगा, ये तो सिस्टम ही पूरा टूट जाएगा। अब ये कामकाज, सरकारी कामकाज अगर ठप हो जाएंगे तो सरकार किस लिए बनी है? फिर वो प्रधानमंत्री किस लिए बनी है? देश की शासन व्यवस्था का क्या होगा? पुलिस के अंदर चोर आके बैठेंगे, पुलिस स्टेशन के अंदर। तो आप समझ पा रहे हैं कि देश की परिस्थिति किस तरीके की बनती जा रही थी। और ये दक्षिण भारत में उतना नहीं हो रहा था, ज्यादातर उत्तर भारत में हो रहा था। क्योंकि जेपी हो या कोई भी नेता हो, विपक्षी दल हो, वो ज्यादातर उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत रखे थे। अब देखिए देश की राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। यानी कि इतनी बात जब देखते हुए, और जब कोई इंसान इतनी लोकप्रियता से अपनी बात रख रहा होता है, कहीं ना कहीं भरोसा जो सरकार पे था, जो डर सरकार पे था, वो सब खत्म हो जाता है। और फिर हम उस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितता का काल कहते हैं इसको। देखिए सरकार ने इन घटनाओं को मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार को लगा कि अब देश की परिस्थिति संभालने के लिए सबसे इकलौता रास्ता बचता है आपातकाल। अगर ये नहीं लगाया गया तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। आपातकाल की घोषणा कर दी, और 25 जून को ही किया, जिस दिन उन्होंने ये आह्वान किया कि देश सारे सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस सरकार की बात ना माने। तो देखिए 25 जून 1975 के दिन सरकार की घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। देखिए मैंने कहा था कि 3 प्रकार के संविधान में आपातकाल की जिक्र की गई है। पहला आपातकाल है ये 352, दूसरा आपातकाल 356, और तीसरा आपातकाल 360 है। 4-4 आर्टिकल्स छोड़ के है। हालांकि ये संविधान के आर्टिकल्स को अलग से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको बस ये जानना है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ये वही पहला आपातकाल है जो पूरे देश में एक साथ और एक बराबर लगेगा। देखिए अब होता क्या है कि इस तरीके की गड़बड़ी की वजह से इन्होंने रातों रात आपातकाल लगाया है। ये नहीं कहेंगे कि उसी तारीख को, लेकिन उसी रात में लगा दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। ये अनुच्छेद में कहा क्या है कि अगर बाहरी गड़बड़ी हो, यानी हो सकता है कि कोई विदेश से हम पे हमला करने आ जाए, या फिर अंदरूनी गड़बड़ी हो, इसका मतलब हमारा सिस्टम ही फेल मार जाए, तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कानून बनाते समय हमें किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा अपने तौर तरीकों से न चल के अब राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के तौर तरीकों से चलेगी। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे कानून बनेंगे, जैसा उनका निर्णय होगा वैसा होगा। सिंपल सी बात कहूंगा, सारे विपक्षी नेता उठ के जेल चले जाते हैं, बिना किसी कारण बताए और बिना किसी अवधि तय किए। किसी भी इंसान को अरेस्ट करने पर नियर में जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनको 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है, लेकिन इनकी पेशी लगभग लगभग महीनों तक नहीं होगी। इस तरीके का ये आपातकाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी है। सरकार ने कहा कि ये देखो माहौल जिस तरीके का ये विपक्ष ने बना दिया है, जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, और देश में आंदोलन और भी जगह पे चल रहे थे, जैसे कि छात्र आंदोलन। ठीक है, ऊपर से खालिस्तानों वाली मांग भी अब शुरू होगी। अलग अलग जगह पे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का हम लोगों ने अटैक देख लिया है अभी तक 2। ये जो माहौल चल रहा था, और कुछ कहिए तो 80 लाख के करीब बांग्लादेश से शरणार्थी भी आए हुए थे, उनकी समस्या अलग चल रही थी। अगर देश में तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाए, ऊपर से हम गरीबी अभी झेल ही रहे हैं, आर्थिक चुनौती चली आ रही है, तो आपातकाल की घोषणा इतनी भी तार्किक नहीं है। लेकिन समस्या बस इस बात की है कि अगर वो घोषणा कर भी दी गई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एकदम लीगल होना चाहिए था। बस चुनौती इसी बात से थी। या हो सकता है कि सरकार कोई और रास्ते अपना के इस चीज का निवारण कर सकती थी। आपातकाल इकलौता मुद्दा नहीं है, लेकिन चांसेस ठीक थे कि आपातकाल लगाया जा सकता है। पर
अभी भी मैं कहूंगा देश में लोक व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों के अधिकार छीनना जरूरी नहीं होता, लोगों के लिए कड़े कानून बना देना ज्यादा जरूरी हो जाता है इसको निर्णय के बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद कहता है कि तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना एक मिनट। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना, इसके आगे की पेज कहीं नीचे चली गई है। ऐसा करना इतने लोगों के साथ रहते हुए आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ये क्या चल रहा है, पेज का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अगले वीडियोस में हम यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, उसके बाद आपको नई वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि अभी आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, कैसे माहौल चलेंगे, कैसे सरकार डील करेगी, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है। और रही बात लोकतांत्रिक संकट पे, तो इसको अगले वीडियो में एक दो वीडियोस और आएंगी इसकी, 5 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे पूर्णतः लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।